अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदीर खान है, बिलॉन्ग फ्रॉम पेशावर और मैं यहाँ पे फिर कर रहा हूँ अस्त यूनिवर्सिटी में। और आज जो मैं टीच कर रहा हूँ वो फर्स्ट ईयर ग्रेड फर्स्ट ईयर का होगा कोर्स और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। यहाँ पे मैं दो ही पार्ट्स में तकसीम करने की कोशिश करूँगा। एक का नाम है वेक्टर, दूसरे का नाम होगा इक्विलिब्रियम। लेकिन हम एक फर्स्ट पार्ट को लेके आते हैं जिसको मैं इधर एक नाम होगा, इसको मैं 1 नंबर देता हूँ, ठीक है। लास्ट वन में इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको भी 2 का नंबर दूंगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ वेक्टर को। अगर यहाँ पे आप डेफिनेशन को देखें, डेफिनेशन कुछ यूं ही है कि these are those quantity which can completely describe the magnitude and specific direction are called vector quantity। कहने का मतलब ये है कि ये वो किस्म की क्वांटिटी होते हैं जो कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर उसकी मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन आपको देता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वेक्टर में सिर्फ 2 चीजों की अहम रोल है। फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड का, सेकंड वन डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है नीचे हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम एक एग्जांपल की तरफ आते हैं कि वेक्टर की कोई एग्जांपल तो है। एक एग्जांपल फोर्स है। अगर एक बॉडी पे सपोज करें इस बॉडी पे मैं कुछ फोर्स लगाता हूं तो या हमें पता होता है कि नॉर्थ की तरफ जाते हैं या साउथ की या ईस्ट या वेस्ट, जहां भी हम जाते हैं हमें पता होता है कि फोर्स एक डायरेक्शन भी पाया जाता है, एक सिमत भी लगाया जाता है। अगर किसी चीज को मैं खींचता हूं अपनी तरफ तो मतलब है इसकी डायरेक्शन मेरी तरफ हो, तब मैं कह सकता हूं कि एक फोर्स लगा होता है। इसी तरह आप देखिए टार्क क्या होता है? टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। टार्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट? वेक्टर। whether it is velocity, the rate of change in acceleration is called what? Velocity. अब similarly linear momentum, similarly displacement, ये एग्जांपल है वेक्टर की। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफाइन द वेक्टर, तो आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं और आप उसको एक 2-3 एग्जांपल भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप लिखेंगे कि फोर्स, टॉर्क, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। दिस अ लॉट ऑफ डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये शटेस 2 पॉइंट के दरमियान बात होती है। फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान जो बात होती है, हमें 2 ही पॉइंटों के दरमियान जब भी बात होता है तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। और जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस की मतलब यह है कि हमें पहले बी को जाना पड़ता है, फिर सी को जाना पड़ता है, फिर डी को जाना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें एक मतलब लॉन्ग ट्रेवलिंग है, हमें किसी डायरेक्शन की पता नहीं होता। तो इस सूरत हाल को हम क्या करते हैं? डिस्टेंस को हम नहीं लेते बल्कि डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर में सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हर चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक चीज से। अगर कोई बंदा बाहर जा रहा है तो हमें पता होता है कि ये आवाज जो है ये तो फलाना बंदे की। अगर कोई बंदा किसी की नाम लेता है कि फलाना आदमी आया था तो हमें पहचान होता है। इसी तरह वेक्टर के लिए एक पहचान होता है। वेक्टर की जो पहचान है वो रिप्रेजेंट बाय 2 कर्व्स ऑफ वे। 2 ही रास्ते हमारे पास है जिसकी वजह से हम वेक्टर को आसानी के तौर पर पॉइंट कर सकते हैं। एक को भी नाम देता हूं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सिंबॉलिकली ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। नेक्स्ट वन को मैं नाम देता हूं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट वन को हम एक्सप्लेन करते हैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। डिफिनेशन कुछ यूं होगा कि the symbolically
representation of a vector is bold-faced letter. Bold-faced letter. बात इस चीज पे खत्म होता है। और लिखने का तरीका क्या है? बोल्ड-फेस्ड लेटर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ए, यहां पे अगर आप देखिए ये लिखा हुआ है, ऊपर मैंने एक चीज लिखा है, एक लाइन लिखा हुआ है, इसका नाम है एरो। क्या? एरो। यहां बी ले ले, बी के ऊपर एरो बना दे, ये क्या शो करेगा? वेक्टर शो करेगा। सी लगा दे, सी के ऊपर ये वेक्टर, ये निशान लगा दे, ये तीर का निशान लगा दे, एरो का निशान लगा दे, ये वेक्टर शो करेगा। डी लगा दे, एंड सो डैश डैश एंड सो। ये फर्स्ट तरीका है। सेकंड, ये बी सी दोबारा लिख ले, ये जो ऊपर एरो था अब उसको नीचे लिख ले, अब उसको नीचे लिखे, फिर भी आपको तस्वर किया जाएगा कि ये वेक्टर है। थर्ड वन, स्मॉल ए लेके, स्मॉल बी लेके, सी लेके, टी लेके, डैश डैश सो, ठीक है, जेड तक आप जा सकते हैं। तो उसके ऊपर क्या लगाना है आपको? ये एरो निशान लगाना है। क्या लगाना है? ये एरो निशान। और ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एरो की क्या औकात है, क्यों हम यूज करते हैं, आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैंने बात करा था कि हमारा वेक्टर के साथ जो है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होगा। यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात किया था। अब हम मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं। मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे डिफाइन करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड का क्या हैसियत है? एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर के साथ क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है उसकी? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन बी राइट, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, ये ए आपको उठाना है, ये मैंने ए उठा लिया, उसके ऊपर इस साइड को भी एक लाइन मारनी है, यहां पे भी करनी है, लेकिन वेक्टर की शर्त है कि उसके ऊपर ये एरो निशान मौजूद हो। तो ये दोनों लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पे ए लिए हुए, आप भी लिख सकते हो, लेकिन आपके साथ ये दो लाइन मस्ट भी लगाना होगा। फिर सी लगा दे, फिर डी लगा दे, इन सो वाला लिखते चलिए। इसका दो नाम पड़ जाते हैं। एक को हम कहते हैं, इसको मॉडुलस भी कह सकते हैं। ये दो लाइन जब एक के अंदर हो जाए, ये उसके अंदर हो जाए, ऊपर ये एरो निशान लग जाए, इसका नाम, इसको हम मॉडुलस भी कह सकते हैं, मॉडुलस। और इसको हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। कोई बंदा क्वेश्चन करे आपसे कि किसी वैल्यू, किसी सब्सटेंसेस के हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये लगाना है या बी लगाना है, उस जगह को आप ए नाम दे दे, बी नाम दे दे, सी दे दे, फिर उसको दो लाइन में अंदर उसको बंद करें, ऊपर से एरो निशान लगा दे, आप उसको कह दे कि बेशक ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, आगे मैं फॉर्मूला भी बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड की, कि आगे उसके यूजेस क्या है, कैसे हम यूज करते हैं। अब ये जो हम बात करते हैं, हम सिंबॉलिकली बात करते हैं, हम अभी ग्राफिकली नहीं आए हुए हैं, सिर्फ हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन बाय अ डायरेक्शन, ये तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड की बात की मैंने। अब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन की बात करता हूं कि एक वेक्टर की, इधर मैंने बात किया था डायरेक्शन कि एक डायरेक्शन की, एक वेक्टर की डायरेक्शन क्या होता है, उसका परबोला क्या होता है। देखिए सिंपली हम क्या करते हैं, ग्रेड ऑफ दिस स्केल, आपको ए लगाना है, इसको मैं हटा दूं, यहां पे आपको ए लगा दिया, ठीक है, उस ए के ऊपर आपने क्या लगाना है, ये कैप लगाना है। ये कैप पर आपने जब कैप लगा दिया तो इसका मतलब है कि आप किस चीज की तरफ चले गए, डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, आप डायरेक्शन की तरफ चले गए। अब डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, आप वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली इज दैट कि आपको क्या करना है, फॉर्मूला यही होगा कि ए एक वेक्टर का, क्योंकि हम वेक्टर की बात करते हैं, जब वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर को हमने ए एक वेक्टर ले लिया। अब ए वेक्टर का क्या करना है, आपके पास एक मैग्नीट्यूड लेना है,
ठीक है, और ए मैग्नीट्यूड और ए कैप, ये फॉर्मूला हो गया। ए वेक्टर बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। अब हमें पाई क्या करना है, किस चीज को शो करते हैं, मैंने पहले आपको बताया ये डायरेक्शन को शो करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन बाय वेक्टर चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन छोड़े, जो चीज आपका रिक्वायर्ड हो वो छोड़े। ये मैंने उस जगह पे छोड़ा, देखो फॉर्मूला पे छोड़ लिया, ये अपनी जगह पे है, ये भी अपना मैंने वैसे लगा दिया जैसे पहले था, ये नीचे मैंने लगा दिया, इक्वल टाइम इक्वल भी मैंने लगा दिया। अब ये मैग्नीट्यूड, ये तो हमें रिक्वायर्ड है, ये मैग्नीट्यूड जब मैथमेटिक्स की रूल है कि कोई लेफ्ट से नीचे के इस साइड पे आ जाता तो वो डिवीजन में आ जाता, तो ये किस चीज में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, ये डायरेक्शन को शो करता है। अब ये ए जो आपके पास मैंने लगा दिया हुआ है, ये ए छोड़े क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करती है, हमें डायरेक्शन फाइंड करना है किसी वेक्टर की, तो ये कैप छोड़ेगा, ये ए अपनी जगह पे खड़ा होगा, ये उसकी डिवीजन में आ जाएगा। तो ये देखो इसकी डिवीजन में आ जाएगा, ये इसकी डिवीजन में, लेकिन मैंने तरतीब से लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपके पास डायरेक्शन का फॉर्मूला कि ए कैप बराबर है ए इनटू ए मैग्नीट्यूड। उसके बाद हम आते हैं सेकंड, जब मैंने बताया था कि हमें दो चीजों को एक्सप्लेन ग्राफिकली, अब हम ग्राफिकली आते हैं, सिंबॉलिकली तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ड्रा अ स्केल। एक स्केल आपके साथ जरूरी है, जिसकी वजह से, क्योंकि ग्राफ हम क्यों कैसे बनाते हैं, एक स्केल की वजह से बनाते हैं, स्केल है ग्राफ बनाएंगे, सिंपल इज दैट। ग्राफ स्केल जब हम बनाते हैं तो हमें किस चीज के लिए ड्रा करना है, एक स्केल, एक पैमाने, एक पैमाइश की जरूरत होती है, एक चीज की जरूरत, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। मैंने लिखा हुआ है, मैं शक्ल से आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहां से कोई जगह है जिसको स्टार्ट नहीं लिया हुआ है, ये जीरो है, जीरो से मैंने यहां पे एक स्केल मारी, एक लाइन मारा, यहां से लेके यहां तक। जहां से स्टार्ट होता है इसको हम नाम देते हैं 10, जहां पे ये खत्म होता है उसको हम नाम देते हैं 8। मजे की बात ये है, इंटरेस्टिंग, 10 आपसे भूल जाए, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, जहां से हम इब्तिदाई शुरुआत करते हैं उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। जहां पे खत्म होता है उसको हम एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं, या एंड पॉइंट भी आप कह सकते हैं। अब इसको मैंने दो चीजों में तकसीम किया, एक को मैंने 1 नंबर दिया हुआ है, दूसरे को मैंने 2 नंबर। अब पहले डिफिनीशन, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कि द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। ये जहां से स्टार्ट होता है इसको हम ओरिजिन पॉइंट भी कह सकते हैं, ये जहां से स्टार्ट होता है इसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट डिफिनीशन यही है कि दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। या अगर ये भी आपसे भूल जाए तो नेक्स्ट डिफिनीशन आपके पास क्या होगा, टेल ऑफ द वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे टेल है उसकी 2 है, तो टेल ऑफ द वेक्टर भी आप उसको इजिली कह सकते हैं। उसके बाद जो है हम सेकेंड में इसको 2 नंबर दिए हुए, तो इधर भी मैंने 2 नंबर, एंडिंग पॉइंट या एंड पॉइंट। एंडिंग पॉइंट इज अ हेड, जहां पे खत्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। अगर ये डिफिनीशन भी आपसे पूछ जाए तो सिंपली हेड ऑफ द वेक्टर, इसको हम क्या कह सकते हैं, हेड ऑफ द वेक्टर। उसके बाद एक वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होगा मैथमेटिक्स के तौर पे। सपोज करें कि आपके पास ए एक वेक्टर है, ये वेक्टर कभी x की तरफ आता है, कभी ये वेक्टर y की तरफ जा रहा है, कभी ये वेक्टर z की तरफ जा रहा है। मैथमेटिक्स में हम कैसे ले सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये आपका वो पॉइंट है जहां मैंने ओरिजिन का नाम दिया था, इधर यहां पे उसको ओरिजिन नाम देंगे आप, ठीक है। ये वेक्टर जब पहला जगह पे था वो ओरिजिन पे था, तो हमने सिंपली ए लिखा, ए एक वेक्टर था।
अब ये ए वेक्टर जो है x की तरफ जाएगा, y की तरफ जाएगा और z की तरफ जाएगा। कैसे? देखिए, ये जब इधर आएगा इस साइड में आ जाएगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं? सर ए एक्स, याद रखना x के साथ हमेशा के लिए i लेकर जाता है और y के साथ j लेकर जाता है और z के साथ हमेशा के लिए k लेकर जाता है। ये यूनिट ऑफ वेक्टर है, i j के यूनिट ऑफ वेक्टर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लेकिन ये क्या आपको जरूरी है, ए एक्स मैंने लगा दिया, लेकिन मैंने बोला कि इसके साथ i भी लगाना चाहिए, तो i भी लगा दें। अब यहां तो आ गया, उसके बाद ये a दोबारा क्या जाएगा, ये a यहां से y की तरफ जाएगा, a y कैप क्या है? ये डायरेक्शन को शो करती है, वेक्टर के लिए डायरेक्शन जरूरी है, इसलिए ये कैप आपको लगाना ही होगा। उसके बाद जब y, ये a पहले x की तरफ आया था, अब ये y की तरफ जाएगा। जब y की तरफ जाएगा तो उसके साथ j भी लगाना होगा, मैंने बोला कि इसके साथ j भी लगाना पड़ता है। उसके बाद ये यहां से वापस दोबारा आगे चला गया, अब ये a जाएगा किस जगह पे? z की तरफ जाएगा। जब z की तरफ जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा? a एक वेक्टर था, कहां की तरफ चला गया? z की तरफ चला गया। ये उसका सिंपली फॉर्मूला है जिसपे आप किसी वेक्टर की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आप फाइंड कर सकते हो, बहुत इजी। यहाँ पे मैंने ए लगा हुआ है, आप बी लगा दे बेशक, यहाँ पे बी, इसकी जगह पे बी ओ ये लगाना है, ई को बना, फिर यहाँ पे बी, जहाँ पे ए है आपको बी पुट करना है, सिंपल। बाकी चीज ये भी सेम, ये भी सेम, तो आपके पास क्या है? आई और प्लस बी वाई जे हो जाएगा और प्लस बी के और यहाँ पे जेड के यूनिट ऑफ वेक्टर। ये बस यही था हमारा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। दोबारा देखिए, यहाँ से मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। चैप्टर वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, कोर्स फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2। मैंने जैसे कि बोला कि वेक्टर है, एक वेक्टर क्या होता है? उसकी क्वांटिटी जिसको हमें मैग्नीट्यूड दे दे और स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दे। आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और एग्जांपल क्या होगा? फोर्स होगा, टॉर्क होगा, वेलोसिटी होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसका पहचान क्या होगा। पहचान हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक को हम नाम दे देंगे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, दूसरे को हम नाम दे देंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। फिर हमें क्या करना है? सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया कि बोल्ड बेस लेटर है, बोल्ड बेस लेटर को आप कैसे लिख सकते हैं? आप सिंपल ए लेके, बी लेके, सी लेके, डी लेके, उसके ऊपर एक एरो निशान लगा दे, सिंपल इज दैट। फिर आपका ये क्या शो करेगा? वेक्टर ही शो करेगा। उसके बाद ये बी सी दोबारा लेके, डी लेके एंड सो ऑन। लेकिन जो एरो निशान ऊपर था, अब इस एरो निशान को नीचे की तरफ लिख ले, फिर भी क्या शो करेगा? वेक्टर को शो करेगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है? ए बी सी, स्मॉल ए बी सी डी आप लिख ले, उसके ऊपर जो है ये निशान आप एरो निशान लगा दे, फिर भी क्या शो करेगा? वेक्टर ही शो करेगा। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जैसे मैंने आपको बात किया था पहले कि हमारे पास दो ही चीजों पे ये मुतज़िम है, एक मैग्नीट्यूड पे होगा, दूसरे ही वेक्टर पे होगा। तो आइए हम मैग्नीट्यूड को जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल एज दैट, ए लगाना है, बी लगाना है, उसकी साइड में दो लाइन लगानी है, उस लाइन के ऊपर एक एरो लगाना है। इसको हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं और मॉडुलस भी कह सकते हैं। एक ही नाम है, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद क्या है? सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन की हम बात करते हैं कि एक वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल क्या है? रेड कैप, एक सिर्फ सिंपल आपको ए लगाना है, इस ए के ऊपर आपने कैप लगाना है, बी लगाओ, बी के ऊपर कैप लगाओ, सी लगाओ, सी के ऊपर कैप लगाओ एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन कैप लगाना डायरेक्शन के लिए शर्त है। पर मूल्य क्या होगा कि ए वेक्टर है वो
ये वेक्टर बराबर होगा, हम इसी तरह लिखेंगे कि ए मैग्नीट्यूड एंड ए के। अब हमें ए के को छोड़ना है, क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्शन को फाइंड करना है, तो ए मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए मॉड्यूलस। उसके बाद सेकंड बार हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कि एक वेक्टर को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को हम बहुत इजी तरीके से, जस्ट आपके पास एक स्केल हो, स्केल की मदद से आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। आपके पास एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑरिजिन है, यहाँ पे लेके यहाँ पे आप जा रहे हैं, ये इस जगह का नाम क्या है? इनिशियली और ये जो है फाइनली है। इसको हम ओरिजिन पॉइंट भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, इसको हम एंडिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, इसको हम टेल भी कह सकते हैं, टेल ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर, जो नाम आपको अच्छा लगे। अब इसको हम नीचे कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट नाम दे दिया, इसको हम एंडिंग पॉइंट नाम दे दिया। अब स्टार्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका ओरिजिन पॉइंट, जहां से स्टार्ट होता है उसको हम क्या नाम देंगे? ओरिजिन पॉइंट नाम दे देंगे। और यहाँ पे अगर ये डेफिनेशन आपसे भूल जाए क्वेश्चन में, तो सिंपल इज दैट कि टेल ऑफ द वेक्टर, या टाइम शॉर्टेज की वजह से आपके पास टाइम न बचा तो आप सिंपल लेके कि टेल ऑफ द वेक्टर। और जो सेकंड में नाम दिया हुआ है ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू नाम दिया हुआ है, तो एंडिंग पॉइंट या एंड पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट इज अ हेड, जहां पे खत्म होता है इसको हम हेड कहते हैं। और अगर ये भी भूल जाए टाइम की वजह से या पेपर में कोई, तो यहाँ पे हेड ऑफ द वेक्टर आप सिंपल उसको बोले तो आप क्या हो जाए। फिर आपके पास ये एक वेक्टर है, जो ये वेक्टर कभी x की तरफ आएगा, कभी y की तरफ जाएगा, कभी z की तरफ जाएगा। तो पहले आपको पास a लगाना है, ये एक वेक्टर था जो एक ओरिजिन पे एक दरमियान जगह पे खड़ा था। ये बंदा आप कंसीडर करेंगे कोई आदमी है, ये कभी x की तरफ आएगा, कभी y की तरफ जाएगा, कभी z की तरफ जाएगा। लेकिन यू शुड बी रिमेंबर दैट कि x के साथ i लगा जाता है वेक्टर में, y को j के साथ और k के साथ z लगा जाता है। और तब ही इन दोनों को हम मैथमेटिक्स के तौर पर कैसे लिख सकते हैं कि a बराबर है एक वेक्टर है जो xi और प्लस ayj प्लस azk को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल इज दैट कि आपके पास यहाँ पे मैंने तो a लगाया हुआ है, लेकिन ये a की जगह पे आपके पास b भी आ सकता है कि b यूनिट ऑफ वेक्टर। सिंपल a चेंज करके आपको bxi प्लस byj प्लस bzk, लेकिन यूनिट ऑफ वेक्टर ये ऊपर एरो निशान को आपको ये भूलना नहीं है। अगर ये भूलना हो गया तो आपको मतलब कि आपने वेक्टर अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका। और ये लेक्चर नंबर फर्स्ट।